वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। इस चैनल पर हम मुख्य रूप से बिहार बोर्ड के कक्षा 10 के सभी विषयों की तैयारी करते हैं और कराते हैं। अब ये जो चैप्टर आज शुरू हो रहा है, ये चैप्टर 2 दिन पहले से शुरू है। इसके पहले लेक्चर में इसका परिचय यानी कि इंट्रो हुआ है। उसके बाद वाले में उसकी पहली एक्सरसाइज जो 13.1 है वो हुई है, और आज 13.2 हम करने के लिए जा रहे हैं। अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है, पहली बार इस चैनल को आप देख रहे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए। अब आते हैं इस सवाल को करने के लिए। पिछला अगर लेक्चर आपने नहीं देखा है तो हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा गणित मैथ बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 रिवीजन। उस प्लेलिस्ट में आपको सभी एक्सरसाइज मिलेगी। चैप्टर 1 से स्टार्ट होगा और यहां तक आएगा वो। वहां से बारी बारी से आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। अब आते हैं इसके पहले प्रश्न पर। ठोस अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। देखिए ये फिगर, ये है नीचे अर्धगोला और उस पर ये है शंकु। दोनों की त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है, यानी ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर है। ज्ञात करना है ठोस का आयतन पाए के पदों में। ध्यान रखिएगा 2 नंबर का ये प्रश्न आएगा। पाए के पदों में कहा है, इसका मतलब पाए का कोई मान आपको रखना नहीं है। अब इस ठोस का जो आयतन आप निकालेंगे तो ऐसा कोई सूत्र नहीं है कि नीचे अर्धगोला है और ऊपर आयतन है और उसका आयतन निकाल दिया जाए। नीचे ठोस एक अर्धगोला और ऊपर एक शंकु और उसका आयतन एक बार में निकाल दें, ऐसा कोई सूत्र नहीं है। करना क्या होगा कि नीचे अर्धगोले का अलग निकालेंगे, ऊपर शंकु का अलग निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। ये अलग बात है कि एक ही लाइन में हम लिख सकते हैं। तो तमाम चीजें जो पकाने के लिए आवश्यक है वो हमारे पास मौजूद है ना। अर्धगोले का आयतन निकालने के लिए सूत्र है 2/3 पाई आर का पावर 3, यानी आर चाहिए जो मालूम है। शंकु का आयतन होता है 1/3 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो आर भी मालूम है और एच भी मालूम है। तो चलिए सीधे प्रश्न करना स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे वी ऑफ ठोस बराबर वी ऑफ शंकु प्लस वी ऑफ अर्धगोला, दोनों को जोड़ देना है। वी ऑफ शंकु फॉर्मूला आप जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वी ऑफ अर्धगोला 2/3 पाई आर का घात 3। आप देखिए बटे में 3 यहां भी है और यहां भी है, पाई यहां भी है यहां भी है, आर का स्क्वायर यहां भी है और आर स्क्वायर यहां भी है। आर का 3 घात है यानी स्क्वायर तो है ही। तो आप इसको अगर कॉमन निकाल दें तो सवाल करना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर बाई 3। ब्रैकेट में क्या बचा, यहां बचा h और यहां बचा 2, और r के 3 घात में से 2 घात बाहर निकल गया तो 1 घात अंदर बच गया। पाई का मान नहीं रखना है क्योंकि कहा है पाई के पदों में व्यक्त कीजिए। r का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 का वर्ग 1 एकम 1, ये 1 ही रहेगा। h ये भी 1, शंकु की ऊंचाई प्लस 2r, यानी r को 2 से गुणा करना। r कितना है 1, उसको 2 से गुणा करेंगे 2 एकम 2, 2 आया, और ये बटे में 3 बराबर, ये तो पाई पाई ही रह जाएगा, और 2 और 1 3, और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो फिर 3, और ये बटे में 3। अब ये 3 एकम 3 कटा, 3 एकम 3 कटा, आंसर क्या आया पाई। नीचे आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं बगल में लिख रहा हूं, आप लिखेंगे तो नीचे नीचे लिखेंगे। लेकिन जब भी किसी भी ठोस का, किसी भी वस्तु का हम वॉल्यूम मालूम करते हैं, आयतन ज्ञात करते हैं, तो आंसर जो लिखते हैं वो घन इकाई में लिखते हैं। तो हम यहां लिखेंगे क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का घन, क्योंकि इकाई दी हुई है सेंटीमीटर और 3 पावर हमको लगाना रहता है। याद रहे पाई के ऊपर 3 घात नहीं लगाना है, सेंटीमीटर के ऊपर 3 घात लगाना है। ये आंसर यहां पर हो गया। और या आप चाहें
तो लिख सकते हैं अतः ठोस का आयतन बराबर पाई क्यूबिक सेंटीमीटर आंसर। ये लिख देने से क्या होगा कि पूरा नंबर मिलेगा। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये पूरा 2 नंबर आपको मिल जाएगा। और ये नहीं लिखने से थोड़े से चांसेस रहते हैं आधा नंबर कटने के। एक्चुअली होता क्या है, 50 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव होता है आपका, और 50 नंबर का सब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव मशीन में चेक होता है, सब्जेक्टिव एग्जामिनर ऐसे चेक करता है। तो 50 नंबर में जब तक आप 30-35 नंबर ले रहे होते हैं तब तक एग्जामिनर छोटी छोटी चीजों को नहीं देखते हैं। लेकिन जैसे ही आप 35-40 के आसपास पहुंचते हैं तब एग्जामिनर आपकी छोटी छोटी मिस्टेक को ढूंढना शुरू करते हैं। तो अगर टारगेट है आपका 450 पार करने का, टारगेट है आपका टॉपर बनने का, तो इसको अवश्य ध्यान में रखिएगा कि लास्ट वाला जो आंसर है वो टेक्स्ट में लिखना है। क्वेश्चन जब टेक्स्ट में है, इबारत में है, तो आंसर भी टेक्स्ट में होना चाहिए। ये दूसरा सवाल है। इसमें कहा गया है कि एक बेलन है जिसके आधार का व्यास, त्रिज्या नहीं दी है, क्या दिया है, व्यास, इसीलिए हमने दिया गया में लिखा D1, डायमीटर लिखा है, और उसकी ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, तो हमने कहा H1 220 सेंटीमीटर। और उसके ऊपर एक बेलन और अध्यारोपित है जिसकी त्रिज्या, तो हमने लिखा R2 बराबर 8 सेंटीमीटर, और उसकी ऊंचाई H2 60 सेंटीमीटर। फॉर्मूले में तो R और H ही होता है, हमने 1 और 2 दोनों को डिफर करने के लिए लगाया, क्योंकि एक बेलन नीचे भी है और एक बेलन ऊपर भी है। तो नीचे वाले को हमने 1 मान लिया R1 H1, और ऊपर वाले को मान लिया R2 H2। अब हमको क्या करना है, इसका द्रव्यमान ज्ञात करना है। द्रव्यमान का मतलब वेट। ध्यान रखिएगा, आयतन अलग है और वेट अलग है, 2 अलग अलग चीजें हैं, इस बात को दिमाग में बिठाइएगा। आयतन का मतलब हुआ कि ये डस्टर, ये हवा में कितनी जगह घेर रहा है, ये इसका आयतन हुआ, वॉल्यूम हुआ। लेकिन इसका द्रव्यमान यानी वेट अगर कहा जाए तो इस बात से कोई लेना देना नहीं कि ये हवा में कितनी जगह घेर रहा है, बल्कि स्केल पर, तराजू पर, डिजिटल तराजू पर रखने के बाद जो वजन दिखाएगा वेट, वही इसका द्रव्यमान होगा। आप कहेंगे बात तो बराबर है, बात बराबर नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं। आप अपने घर में एक गिलास में पानी रखिए, सेम गिलास 2 ले लीजिए, कांच का ले लीजिए, स्टील का ले लीजिए, मिट्टी का पुड़वा ले लीजिए, कोई भी गिलास ले लीजिए। और गिलास नहीं तो कप होगा चाय पीने का, छोटा रहता है वो, उसको ले लीजिए। एक कप में आप पानी भर लीजिए, प्लेन वाटर जो आपके घर में आ रहा है वो भर लीजिए, और एक गिलास में आप तेल भर लीजिए। जितना पानी आपने भरा उतना ही तेल भर लीजिए, और उसके बाद अगर तराजू आपके घर में है तो उसमें रख कर आप देखिए, आपको पता चलेगा कि पानी का वेट कम आएगा और तेल का वेट ज्यादा आ जाएगा। जी, पानी का वेट कम आ जाएगा और तेल का वेट ज्यादा आ जाएगा। यानी तेल की डेंसिटी ज्यादा है, पानी की डेंसिटी कम है। या आप ऐसे कर सकते हैं, ये इतना बड़ा एक लकड़ी का टुकड़ा है, इतना ही बड़ा सेम टू सेम आप एक लोहे का टुकड़ा ले सकते हैं, और दोनों को देख लीजिए, लकड़ी के टुकड़े का वेट कम होगा, लोहे के टुकड़े का वेट ज्यादा होगा। वो भी नहीं तो आपके घर के बाहर गिट्टी पड़ी होगी, स्टोन चिप्स कहते हैं, जो घर बनाने में यूज होता है, वो रखा हो कहीं पर, एक वो उठा लीजिए और मट्टी को ले लीजिए और उसको उतना ही बड़ा एक बना लीजिए। दोनों को वेट करके देख लीजिए, अलग अलग होगा, ये दोनों अलग अलग होगा। फिजिक्स में आपने इसको जरूर पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो हमको यहां द्रव्यमान निकालने के लिए उसने कह दिया है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लोहा बराबर होता है लगभग 8 ग्राम के। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लोहा यानी लोहे का एक टुकड़ा है जो 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा हो, इस तरह का, तो उसका वजन 8 ग्राम होता है। तो ये पूरा स्तंभ है, इसका वेट क्या होगा। तरीका क्या है निकालने का कि पहले तो आप आयतन निकाल लीजिए और आयतन को 8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, द्रव्यमान यानी कि वेट उसका आपको मालूम हो जाएगा। बहुत इजी है। इसका आयतन निकालने के लिए आपको R चाहिए और H चाहिए। R नहीं, D दिया गया है,
और h दिया गया है। तो अगर d यानी कि डायमीटर व्यास मालूम है तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करते हैं, त्रिज्या व्यास की आधा होती है। ये सर्कल में हमने आपको पढ़ाया है वृत्त वाले चैप्टर में, त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधा होती है। तो इसको आधा कर देंगे आप, तो इसकी त्रिज्या मालूम हो गई, इसकी ऊंचाई पहले से मालूम है, इसकी त्रिज्या पहले से मालूम है, इसकी ऊंचाई पहले से मालूम है। बड़ी आसानी के साथ आप इसका आयतन निकाल सकते हैं। तो पहला काम क्या करेंगे, इसका r निकालेंगे, ये d दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे r1 इज इक्वल टू d1/2। तो r1 इज इक्वल टू d1 कितना है, 24/2। आप जानते हैं किसी नंबर को 2 से भाग देना, डिवाइड करना, इसका सीधा मतलब है उसको हाफ कर देना, उसको आधा कर देना। तो 2 1 जा 2 और 2 12 जा 24। तो r1 क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे v ऑफ स्तंभ, v ऑफ स्तंभ यानी पिलर बराबर v ऑफ v1 प्लस v2। अगर आप ऐसे लिखते हैं v1 प्लस v2 तब भी एग्जामिनर बात को समझ सकते हैं, लेकिन और अच्छा होगा अगर आप लिखें v1 निचला स्तंभ, निचला स्तंभ प्लस, मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं, आप यहां नहीं लिखेंगे, बगल में लिखते चलेंगे, v2 ऊपरी स्तंभ। अब एग्जामिनर को समझने में कोई गलती नहीं होगी। ध्यान रखिए, चीजों को जितना क्लियर लिखिएगा एग्जामिनर को आपका पेपर चेक करने में उतनी आसानी होगी। और मोगेम्बो खुश हुआ, एग्जाम में खुश हो जाएगा तो नंबर आपको ज्यादा नहीं देगा, पूरे के पूरे नंबर आपको देगा। ठीक है, तो v1 का फॉर्मूला हम लिखेंगे पाई r1 स्क्वायर h1। फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ इसको बेलन, वॉल्यूम ऑफ, इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ बेलन बराबर होता है पाई r स्क्वायर h के, लेकिन यहां पर 2 r है 2 h है तो हमने r1 लगाया, प्लस पाई r2 स्क्वायर h2 के। अब देखिए दोनों में पाई कॉमन है लेकिन r कॉमन नहीं है, ये r1 है और ये r2 है, h भी कॉमन नहीं है, ये h1 है और ये h2 है। तो हम लिखेंगे r1 स्क्वायर h1 प्लस r2 स्क्वायर h2। पाई का मान अभी लिख दीजिए या थोड़ी देर बाद भी लिखिए चलेगा, क्योंकि अभी आपको गुणा नहीं करना है। तो पाई ब्रैकेट में r1 का स्क्वायर, r1 क्या आया 12, 12 का स्क्वायर यानी 12 को 12 से मल्टीप्लाई करना। तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 144। h1 क्या दिया हुआ है 220, तो 220 प्लस r2 पहले से क्या दिया है 8, तो 8 8 64 64 मल्टीप्लाई h2, h2 क्या दिया है 60 60 डिवाइड बाय कुछ भी नहीं है, डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। अब अभी भी आप पाई का मान लिखिए, यह आवश्यक नहीं है क्योंकि अभी आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। अभी पहला काम क्या करना है 144 को 220 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहले एक 0 लगा दीजिए और 22 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 22 चौक 88 के 8 हाथ में रहे 8, 22 चौक 88 और 8 96 के 6 हाथ में रहे 9, 22 से कम 22 और 9 31 31। आप अगर इस तरह से ओरली नहीं कर सकते हैं तो ऊपर नीचे लिखकर मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद आप प्लस करेंगे इसको 60 को 64 से, तो पहले एक 0 लगा दीजिए और 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 चौके 24 के 4 हाथ में रहे 2, 6 छके 36 और 2 38 38। अभी भी आप पाई का मान जाकर लिख सकते हैं क्योंकि अब अगले स्टेप में आपको मल्टीप्लाई करना होगा। पाई का मान गिवन है 3.14 मल्टीप्लाई, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 0 और 0 तो 0, 4 और 8 तो 12 कैरी 1, 8 और 1 9, 9 और 6 15 के 5 कैरी 1, 3 और 1 4 और 1 5 और ये रहा 3। देखिए अगर इस तरह से आप प्लस नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से तो ऊपर नीचे लिखकर कर लीजिएगा, लेकिन मिस्टेक नहीं करना है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 35520 को 3.14 से। देखिए यहां पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और यहां पर कितना 0 है
एक जीरो, तो एक जीरो तो पॉइंट को सरका के आगे ले आएगा, है ना। तो ये अब हो गया 31.4। ये जो पॉइंट यहां था अब कहां चला गया, यहां चला गया। और ये है 3552 मल्टीप्लाई कीजिए, डेसिमल बाद में लगाएंगे। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 के 0, हाथ में रहे 2, 4 पंजे 20 और 2 22 के 2, हाथ में रहे 2, 4 तिये 12 और 2 14। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसा है वैसा ही लिख देंगे, और 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 के 5, हाथ में रहे 1, 3 पंजे 15 1 16 के 6, हाथ में रहे 1, 3 तिये 9 और 1 10। ये आंसर आया 8 2 3, 2 5 7 6 13 के 3, हाथ में रहे 1, 5 5 10 5 15 के 5, हाथ में रहे 1, 2 3 5 6 11 के 1, हाथ में रहे 1 1 और 1। ये आंसर आया आपका, और 1 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा। तो ये आंसर आया इज इक्वल टू 1153। मैं साफ साफ लिख दे रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे, 1153.2.8 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये इसका वॉल्यूम है, ध्यान रखिएगा, आंसर फिनिश नहीं है, ये इसका क्या आया है, वॉल्यूम आया है, आयतन आया है। अब हमको द्रव्यमान ज्ञात करना है। द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए लिखेंगे हम स्तंभ का द्रव्यमान, स्तंभ का द्रव्यमान बराबर 1153.2.8 गुणा 8, गुणा क्या कर देंगे 8। तो ये आंसर किस में आएगा, ग्राम में। किस में आएगा, लेकिन इतनी लंबी फिगर है कि ग्राम में आंसर देना थोड़ा इजी नहीं लग रहा, बहुत लंबा हो जाएगा। हम किसी चीज को कहें ये 10 ग्राम है तो ठीक है, हम कहें 100 ग्राम है तो ठीक है, हम कहें 900 ग्राम है तो ठीक है, लेकिन जब वो 1000 ग्राम हो जाता है तो उसको हम ग्राम नहीं कहते हैं, किलो कहते हैं। 1 किलो 1 किलो है ना, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो इसको भी हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे और यहां लिख देंगे किलोग्राम, केजी, केजी लिख देंगे, किलोग्राम लिख देंगे। अगर केजी नहीं लिखिएगा आपका आंसर वहीं से रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। अगर आप 1000 से डिवाइड नहीं करते हैं तो ग्राम लिखना पड़ेगा आपको, अगर नहीं लिखेंगे तो आंसर वहीं से आपका गलत होना स्टार्ट मान लिया जाएगा। अब 8 से गुणा करना है, पहले गुणा कर लीजिए बाद में डेसिमल लगाएंगे। 8 8 64 के 4, हाथ में रहे 6, 8 दूनी 16, 6 22 के 2, हाथ में रहे 2, 8 3 24 और 2 26 के 6, हाथ में रहे 2, 8 पंजे 40 और 2 42 के 2, हाथ में रहे 4, 8 एकम 8 और 4 12 के 2, हाथ में रहे 1, 8 एकम 8 और 1 9, और ये रहा 8 एकम 8। अब देखिए एक डिजिट के बाद डेसिमल तो पहले से लगा हुआ है, और हम नीचे में कितना जीरो है, 3, तो हम 3 बार डेसिमल को और इधर लाएंगे, यानी ये डेसिमल कहां लगेगा, 1 2 3 4 यहां पर लगेगा। 892.2624 किलोग्राम। लेकिन आप जानते हैं कि जब हम आंसर दशमलव के बाद देते हैं तो जब तक कहा ना जाए दशमलव के बाद अधिकतम 2 अंकों तक हम मान निकालते हैं। अगर प्रश्न में कह दिया गया दशमलव के बाद 3 अंकों तक निकालिए तो 3 अंक तक निकालना होगा, 4 अंकों तक कहेगा तो 4 अंक तक निकालना होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं कहा गया तो दशमलव के बाद 2 अंक तक ही मान निकलेगा, तो हम लिखेंगे बराबर 892.26 किलोग्राम। आंसर यहां पर भी लिख देंगे और फिर स्टेटमेंट भी देंगे, अतः स्तंभ का द्रव्यमान 892.26 किलोग्राम होगा। इस तरह से हमको लिखना पड़ेगा और यह आंसर फाइनल हो गया। अब उसी एक्सरसाइज का ये चौथा प्रश्न है। हम सभी प्रश्न किसी भी एक्सरसाइज के नहीं कर रहे हैं, जो संभावित वीवीआईपी हैं, है ना, आ सकते हैं, ऐसे ही प्रश्नों को हम कर रहे हैं। और ये चौथा प्रश्न है। इसके पहले वाला जो प्रश्न हमने किया वो भी 5 नंबर में आ सकता है और ये क्वेश्चन भी 5 नंबर में आ सकता है। देखते हैं गौर से। सवाल दिया गया है, एक लकड़ी का घनाभाकार टुकड़ा है, घनाभाकार यानी ये क्यूबॉइड। घनाभाकार उसे कहते हैं जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान न हो। कोई 2 समान हो सकती है लेकिन तीनों समान
न हो, उसे घनाभ आकार कहते हैं। पेन रखने के लिए कलमदान, हमको तो लगता है बहुत से बच्चों को ये बात पता भी नहीं होगी कि कलमदान भी कुछ पहले होता था, अब तो देखने को भी नहीं मिलता। अब तो ये मोबाइल आ गया है, सब दान वही हो गया है, कलम छूट गया, मोबाइल हाथ में आ गया, सारा काम उसी से लोग कर लेते हैं। पहले लिखने पढ़ने का दौर चलता था तो उस समय टेबल पर कलम दान होता था, यानी लकड़ी का ऐसा एक टुकड़ा होता था और उसमें इस प्रकार का होल रहता था, शंकुआकार कहते हैं, शंकु के आकार का, और उसमें पेन फंसी रहती थी। अभी दूसरे टाइप की आती है, स्टील का आता है, उसके ऊपर एक बड़ा सा नोक निकला रहता है और उसमें पेन रहती है। अब लकड़ी वाला आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। बहरहाल ये जो प्रश्न है वो ऐसा ही है कि लकड़ी का एक घनाभाकार टुकड़ा जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इतनी इतनी है, उसमें इस प्रकार के 4 गड्ढे बने हैं, 4 गड्ढे बने हैं उसके अंदर में, जिसमें पेन रखी जाती है। बताइए बची हुई लकड़ी का आयतन क्या है? जाहिर बात है अगर इस तरह का आयतन आप निकालेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आयतन यानी कि वॉल्यूम मालूम हो जाएगा। लेकिन चूंकि इसमें 4 गड्ढे भी हैं, 4 इसमें गड्ढे भी हैं, तो 4 गड्ढे की लकड़ी तो काट के निकाल दी गई ना, तो 4 गड्ढे की जो लकड़ी काट के निकाली गई उसके बाद क्या बचा? देखिए सवाल हल हो गया। क्या इस लकड़ी के आयतन में से 4 ऐसे आयतन को घटा दीजिए, 4 शंकुओं के आयतन को घटा दीजिए, अपने आप V ऑफ शेष लकड़ी जो बची हुई लकड़ी है उसका आयतन अपने आप ज्ञात हो जाएगा। तो खाना पकाने के लिए तैयारी देखते हैं। घनाभ का आयतन मालूम करने के लिए लेंथ चाहिए, ब्रेथ चाहिए, हाइट चाहिए, जो दी गई है। नो प्रॉब्लम, सामने में लेना है, डेगची में डाल देना है। अब आइए शंकु के आयतन का सूत्र क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी आर चाहिए जो दिया गया है, एच चाहिए वो भी दिया गया है। लेकिन देखिए हमने यहां क्या लिख दिया? H1। क्यों लिख दिया? क्योंकि एक H ऊपर भी है और एक H नीचे भी है। एक नाम के कई लोग अगर गांव में रहें तो क्या कहते हैं? उनके सामने कोई टाइटल लगा देते हैं, जैसे किसी का नाम पप्पू, टॉनी, सॉरी माफ कीजिएगा ये नाम थोड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं। मान लीजिए नाम है किसी का रमेश, तो अब 2 रमेश हैं तो बोले रमेश कालिया, फिर कोई रमेश लंबू, फिर और कोई तो रमेश ठेंगना नाटा। बुरा नहीं मानिएगा यदि आप में से किसी का नाम रमेश हो, एक्चुअली ज्यादातर हम यही रमेश, सुरेश ऐसे ही नामों का उपयोग करते हैं। तो देखिए अलग अलग कहा ना, रमेश कालिया, रमेश लंबू, रमेश नाटा, है ना, रमेश नटकू, रमेश पेटलू, ऐसा ऐसा अलग अलग बोलते हैं। तो ये इसी तरह है कि 2 H है तो एक को हमने H कह दिया और एक को हमने H1 कह दिया, अलग अलग कह दिया। तो तमाम चीजें सामने में है, बस सूत्र लिखिए और तेजी के साथ करते हुए निकलते हैं। बड़ा आसान सवाल है, 5 नंबर का सवाल है, 5 नंबर आपको मिलेगा। 5 मिनट गौर से देखिए। V ऑफ शेष लकड़ी यानी कि बची हुई लकड़ी, यहां मैंने शेष नहीं लिखा है, V ऑफ शेष लकड़ी बराबर, यहां जगह नहीं है, कम है, देखिए V ऑफ घनाभ, माइनस यहीं पे लिखना चाहिए लेकिन मैं नीचे लिख रहा हूं, जगह नहीं है, आप वहीं पर लिखिएगा। 4 गुणा V ऑफ शंकु, 4 से गुणा क्यों किया? क्योंकि एक शंकु नहीं है, कुल 4 शंकु है, दिया गया है शंकुओं की संख्या बराबर 4। अब घनाभ का V का फॉर्मूला क्या है? लेंथ गुणा ब्रेथ गुणा हाइट, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, -4 गुणा V ऑफ शंकु का फॉर्मूला क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर, लेकिन H नहीं लिखकर हम क्या लिख देंगे? H1। वैल्यू पुटअप कीजिए, लेंथ 15, ब्रेथ 10, हाइट 3.5 यानी ऊंचाई 3.5, -4 और ये /3 यहीं पर आ गया। पाई की वैल्यू दी नहीं है, जब पाई की कोई वैल्यू नहीं दी जाए तो क्या लिखते हैं? 22/7, 22/7। आर स्क्वायर, आर क्या दिया हुआ है इसका? 0.5, तो 5 पंजे 25, लेकिन डेसिमल लगा हुआ है तो हम लिखेंगे 0.25।
गुणा H1 1.4। ये तो गुणा बड़ी आसानी के साथ हो जाएगा, इससे ज्यादा माथापच्ची नहीं है। निपटना आपको यहां पर है, आसानी से अगर आप निपटना चाहते हैं तो उसका तरीका है 1 लिखिए, ऊपर देखिए डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक यहां हैं और 1 अंक यहां है, तो 2 और 1 3, 3 जीरो लगा दीजिए और ऊपर के सभी डेसिमल को साफ कर दीजिए। डेसिमल फिनिश हो गया। अब ये बड़ा आसान है, 25 एकम 25 और 25 चौके 100 और 0 के 0, 4 एकम 4 और 4 दहाई 40, 4 टेंजा 40। अब और कटेगा ये, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। अब देखिए ये और कट सकता है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, लेकिन ऐसी गलती नहीं कीजिएगा। क्यों नहीं कीजिएगा कि नीचे जब 5 आ जाएगा तो फिर उससे भी भाग देना पड़ेगा, फिर झंझट हो जाएगा। झंझट से बचते हुए इसको इसी तरह छोड़ दीजिए, लिखिए इज इक्वल टू, इसको गुणा कीजिए, क्या होगा गुणा, इस जीरो की वजह से ये डेसिमल खत्म हो गया, शॉर्टकट, इस जीरो की वजह से ये जीरो है ये दशमलव समाप्त हो गया। अब ये 35 हो गया और ये 15 हो गया, तो 15 पंजे 75 के 5 हाथ में रहे 7 और 15 दिए 45 और 7 52, 525, 525 माइनस ऊपर क्या है 22 है और 2 है, 22 दूनी 44 और बटे में 3 दहाई 30। ठीक है, अब क्या कीजिए आप, एक काम कर सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, और या नहीं तो इसको यही भाग देके काम खत्म कर दीजिए, यही भाग दे दीजिए, 3 से दीजिए, 3 एकम 3, 0 के 0, ये क्या होगा 3 एकम 3, बचा 1 तो 14, 3 चौके 12, बचा 2 तो 20, 3 छक 18, 3 छक 18, ये आता ही रहेगा, रुकने वाला नहीं है। तो यहां पर ऐसा एक निशान लगा दीजिए आप, उस निशान का ये मतलब होता है कि अब वो 666 आता ही रहेगा। इसके बाद क्या करना है हमको, ये 525 माइनस हमने जो इसको भाग दिया तो ये हो गया 0.66, ये तो आता ही रहेगा, लेकिन इस जीरो की वजह से डेसिमल यहां से हटके कहां लग जाएगा, यहां, तब हम लिखेंगे 1.47। अब क्यों लिखेंगे 1.47, ये हमने राउंड ऑफ किया, एक्चुअली में ये था 1.466 और ये 66 आता ही रहेगा, तो अब आता रहेगा, बात को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ इसको देखेंगे। ये अगर 5 या 5 से ज्यादा हो, 5 या 5 से ज्यादा हो तो क्या करते हैं हम, तब हम इसको 1 बढ़ा देते हैं, 6 को हमने क्या लिख दिया 7 और उसको छोड़ दिया। शॉपिंग मॉल में आप जाते हैं ना, आपने खरीदारी किया 1212 रुपीज 88 पैसे की, तो आपसे 88 पैसा थोड़ी लेने जाएगा, वो आपसे लेगा 1213 रुपीज, ये 88 पैसे को हटा करके इसको 1 रुपया और बढ़ा देगा। या आपने खरीदारी किया 1212.48 पैसे की, तो अब वो आपसे ये 48 पैसा लेने नहीं जाएगा, आपसे सिर्फ इतना सा लेगा, यानी अगर ये 50 पैसा हो जाएगा तब आपसे वो पूरा पैसा ले लेगा, पूरा रुपया ले लेगा, लेकिन 50 पैसे से कम है तो वो उस पैसे को छोड़ देगा, यही हिसाब होता है। अब हमको क्या करना है, 525 में से 1.47 को हमको माइनस कर देना है, 525 में से 1.47 को माइनस करेंगे, यहां कुछ नहीं तो क्या लगा देंगे 0, और ये हो जाएगा 523.53 स्क्वायर क्यूबिक सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, आयतन जब भी लिखेंगे क्यूबिक सेंटीमीटर में लिखेंगे। अतः शेष लकड़ी का आयतन, शेष लकड़ी का आयतन 523.53 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा। ये रहा आंसर, बिल्कुल फिनिश। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर हम ऑनलाइन आ जाएंगे, लाइव क्लासेस चलाएंगे हम, कब से 5:30 से लेकर 7:30 तक 2 घंटे की लाइव क्लासेस रहेंगी। उसके अंदर हम आपको डेली प्रतिदिन हिंदी, उर्दू, साइंस, सोशल स्टडी और मैथ
पांचों विषयों की तैयारी लाइव कराएंगे। आप उस जो चैप्टर हम पढ़ रहे होंगे उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप हमसे कमेंट में जाकर के लाइव पूछ सकेंगे। आप YouTube से भी हमको लाइव देख सकते हैं और आप चाहें तो प्ले स्टोर पर जाएं, शाहीन एकेडमी मधुबनी टाइप करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप वहां से भी हमारे साथ लाइव हो सकते हैं। थैंक यू।